गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है किसी बाह्य क्षेत्र में विद्युत द्रव्य को लाने में उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा। देखो बेटा, आज अपना लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में चैप्टर क्या हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उससे पहले जितने भी टॉपिक अपना कंप्लीट करा दिए इस चैप्टर के सारे आप रिवाइज करोगे, ढंग से लर्न करोगे। कोई डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक अपना विद्युत द्रव्य को उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा। देखो बेटा, क्या है, अपन ज्ञात करने वाले हैं द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने वाले हैं। तो यानी जो स्थितिज ऊर्जा होती है किसके कारण होती है, स्थिति के कारण होती है, और गतिज ऊर्जा किसके कारण होती है, किसी वस्तु की गति के कारण। ठीक है, देखो ये द्विध्रुव पहले कहाँ पे था, अनंत पे था, और अनंत से अपन कहाँ पे ले आए इसको, इन लाइनों के बीच में। ये लाइनें क्या है, ये लाइनें विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, यानी इस द्विध्रुव को अनंत से अपन एक समान विद्युत क्षेत्र में लेके आए हैं। अब देखो ध्यान से कि जब इस द्विध्रुव को अनंत से इस क्षेत्र में लेके आएंगे तो अपने क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्यों कार्य करना पड़ेगा, दो ढंग से। ये बल रेखा इधर से आ रही है, सारी आ रही है ना। तो ये क्या है, प्लस क्यू आवेश। आप जानते हो प्लस क्यू आवेश से बल रेखा क्या होती है, बाहर की ओर निकलती है। देखो ध्यान से, ये भी इधर जाएगी बल रेखा, इसकी बल रेखा भी इधर जाएगी, और इसकी बल रेखा भी किधर है, इधर। यानी आपस में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। यानी इस प्रतिकर्षण यानी प्लस क्यू आवेश पे तो बल लग रहा है इस क्षेत्र से बाहर की ओर, और माइनस क्यू आवेश पे बल लग रहा है क्षेत्र के अंदर की ओर। क्यों कि माइनस क्यू आवेश में तो बल रेखा प्रवेश कर जाएगी, वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इसको सपोर्ट कर रहा है के अंदर लाने में हेल्प कर रहा है ये क्षेत्र इसकी। लेकिन प्लस क्यू आवेश को ये बाहर धकेल रहा है। क्यों कि प्लस और प्लस में आपस में क्या होता है कि बल रेखाएं प्लस से निकलती है, और ये आवेश भी प्लस ही है, तो प्लस प्लस में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसके कारण इसको बाहर की ओर धकेलेगा। इस प्रतिकर्षण बल के बावजूद यदि अपन इस द्विध्रुव को इस क्षेत्र के अंदर विस्थापित कर दे, इस क्षेत्र के अंदर लाके स्थित कर दे, तो अपने क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। इस बाह्य बल के विरुद्ध अपने क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा इस द्विध्रुव को क्षेत्र के अंदर लाने में। अब वो कार्य क्या होगी, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी। वापस सुनना ढंग से, अनंत से द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि अनंत से द्विध्रुव को समविद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। क्लियर हुई मेरी बात। आगे देखिए, एक चीज क्या बेटा कि प्लस क्यू आवेश पे तो बल किधर लग रहा है, बाहर की। तो ये जो डायरेक्शन दिखा रखी है ना आपको मैंने, वो क्या है, बल की डायरेक्शन है। और क्यू क्या आप जानते हो कि विद्युत क्षेत्र के कारण एक आवेश पे लगने वाले बल का फॉर्मूला क्या होता है। आप जानते हो कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश की तीव्रता क्या होती है, तीव्रता मान क्या होता है, ई सदिश बराबर एफ सदिश डिवाइड बाय क्यू नॉट करते हो ना। तो यहाँ से एफ का मान कितना आएगा बेटा, यहाँ से एफ का मान आएगा एफ सदिश बराबर क्यू नॉट ई सदिश। या आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, यानी कि विद्युत क्षेत्र के अंदर एक आवेश पे लगने वाले बल का मान क्या होता है, क्यू ई होता है। क्यू क्या आवेश का परिमाण, और ई क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। देखो ध्यान से, प्लस क्यू आवेश पे बल निकालोगे तो पहले आएगा आवेश, फिर क्या आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई। तो बल किधर लगेगा, बाहर की ओर लगेगा ना, इसलिए मैंने क्या लगा रखा है, ये एरो बाहर की ओर लगा रखा है। तो बल कितना है, प्लस क्यू ई, किधर लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है। इसी प्रकार आगे देखो, माइनस क्यू आवेश पे बल, तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश प्लस आ गया, यह माइनस क्यू आवेश क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो माइनस इधर, और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ हो जाएगी, दोनों की दिशा आ गई। यानी अपन ने क्या सीखा से कि प्लस क्यू आवेश पे जो बल लग रहा है वो क्षेत्र से बाहर की ओर लग रहा है, क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, यानी बाहर की ओर लग रहा है। और माइनस क्यू आवेश बल किधर लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है। एक चीज और बेटा, एक चीज क्या, ध्यान से देखो कि ये माइनस क्यू आवेश होगी, प्लस क्यू आवेश है, ये अनंत क्षेत्र के अंदर तो आया था ना, क्षेत्र के अंदर आया। मान के चलो ये माइनस क्यू आवेश अभी तो यहीं पे है, किसी समय यहाँ पे भी तो था। यानी जब माइनस क्यू आवेश इसकी बाउंड्री लाइन पे था, यानी वह सीमा जब ये क्षेत्र के अंदर एंटर करने ही वाला था, इसने एंटर किया नहीं था, माइनस क्यू आवेश तो एंटर करने वाला था, और प्लस क्यू आवेश से बाहर स्थित था। अब देखो, जैसे ही माइनस क्यू आवेश यहाँ पे था, प्लस क्यू आवेश से बाहर स्थित था, और ये आगे चल गया। ध्यान से देखो, ये क्षेत्र की बाउंड्री वाली यहाँ से लेके यहाँ तक क्षेत्र की दिशा है, पूरी बाउंड्री लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक। तो माइनस क्यू आवेश क्षेत्र के अंदर प्लस क्यू आवेश से कितनी दूरी ज्यादा चल चुका है उसको सुनने की कोशिश करना। मैं बोल रहा हूँ कि माइनस क्यू जो आवेश है वो क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के अंदर प्लस क्यू आवेश की तुलना में 2 वे दूरी अधिक चल चुका है। क्या चल चुका है, इसको ऐसे सुनने की कोशिश करना कि मान के चलो पहले द्विध्रुव यहाँ पे था, इस तरह से था, ये माइनस और ये प्लस क्यू, दोनों बीच की दूरी कितनी है, 2 है। यानी ये बाउंड्री लाइन है बेटा, अब इसने एंटर किया नहीं, एंटर करने वाला है।
तो जैसे ये एंटर कर जाएगा, जैसे ये एंटर कर जाएगा कुछ ऐसी स्थिति बनेगी ना, ये माइनस क्यू, सॉरी ये माइनस क्यू और ये आपका प्लस क्यू। तो देखो माइनस क्यू तो एंटर कर चुका, प्लस क्यू अभी क्या है, बाहर है, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे आगे की ओर जाएगा, यानी अपन इसको तब तक चलाते रहेंगे जब तक प्लस क्यू आवेश इसके अंदर इंटर नहीं हो जाए। तब क्या होगा, जब इंटर हो जाएगा तब देखो ध्यान से, अपन ऐसी स्थिति बनाने वाले कि प्लस क्यू आवेश इंटर होने ही वाला है। ऐसे देखो माइनस क्यू और ये बता दिया बेटा मैंने प्लस का क्यू। अब देखो प्लस क्यू आवेश तो अभी इंटर हुआ है, लेकिन माइनस क्यू आवेश तो पहले इंटर हो चुका था। और जब प्लस क्यू आवेश इंटर करेगा तब माइनस क्यू आवेश इसके अंदर कितनी दूरी तय कर चुका होगा, उस समय दूरी तय कर चुका होगा, 2a दूरी तय कर चुका होगा। यानी जब प्लस क्यू आवेश क्षेत्र के अंदर प्रवेश करता है उस समय माइनस क्यू आवेश क्षेत्र के अंदर 2a दूरी अधिक तय कर चुका होता है। इसका मतलब हम बोलते हैं कि माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश की तुलना के अंदर समविद्युत क्षेत्र के अंदर 2a दूरी अधिक चलता है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। आगे देखो, यदि माइनस क्यू आवेश 2a दूरी अधिक चलता है तो इस 2a दूरी अधिक चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ ना कुछ रद्द करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य क्या होगा देखो ध्यान से, तो उसको कुछ अलग कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि ज्यादा कौन चल रहा है, माइनस क्यू चल रहा है, तो वर्क भी इसको करना पड़ेगा, माइनस क्यू करना पड़ेगा। तो माइनस क्यू आवेश द्वारा किया गया कार्य, माइनस क्यू आवेश द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य क्या है, अतिरिक्त कार्य, इसको मैंने बोलते W1 बोल दिया। W1 का कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, सीधी सी बात है। बल गुणा में क्या है, विस्थापन। विस्थापन कितना बेटा, कितना विस्थापन किया इसने इसके अंदर, 2a दूरी चला है, ये बन गया आपका 2a। क्लियर बात मेरी, ये 2a दूरी अधिक चल चुका है, ये बल हो गया, ये विस्थापन। बल का मान कितना है, माइनस QE। तो W1 का मान कितना आया, माइनस का QE डॉट 2a। कार्य को आप ऊर्जा ही बोल सकते हो, बाद में देख लेनी चाहिए। तो W1 का मान कितना है, W1 का मान बेटा अपने पास में आ गया, W1 बराबर, इसको मैंने लिख दिया Q डॉट 2a और E लिख दिया साथ में। Q डॉट 2a क्या बन गया, अपन जानते हैं, अपने लिख दिया W1 बराबर माइनस का P डॉट E। ये सदिश राशि है और ये भी कैसे राशि है, सदिश राशि है ना, विस्थापन ये भी सदिश राशि है, ये भी क्या है, सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि, इसको क्या बन गया, P सदिश डॉट E सदिश बन गया। चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि W1 बराबर, एक तो ये हो गया बेटा आपका इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और ये इसको लिखते हैं अपने माइनस का PE cos थीटा, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। कि कौन सा गुणनफल है, ये अदिश गुणनफल है, इसलिए आपने इसको लिख दिया। ये भी सदिश राशि और ये भी राशि है सदिश। कौन सा गुणनफल है, ये अदिश गुणनफल है। अब बस देख लेना, अपने माइनस क्यू आवेश द्वारा किया गया कार्य निकालना है। तो कार्य कैसे निकलता है, बल गुणा विस्थापन। तो बल का मान कितना है F, विस्थापन का मान कितना है 2a। तो अपने सब का मान रख दिया, F का मान आया Q इंटू E, सोल्व कर लिया। अपने यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो बेटा, ब्रैकेट लगा के, चूंकि अपन जानते हैं P सदिश बराबर होता है Q डॉट 2a सदिश, इसे अपन क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। क्लियर है मेरी बात। अपन जानते हैं कि कार्य क्या होता है, द्विध्रुव की विद्युत ऊर्जा कहलाता है, तो उसको ऊर्जा के रूप में लिख सकते हैं। अंदर जानते हैं समीकरण 2 से अपन लिख सकते हैं U1 बराबर W1 बराबर, अपन लिख सकते हैं बेटा क्या, अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, माइनस का PE cos थीटा। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में क्या होगा, सेम ही होगा। क्लियर मेरी बात। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट ये तो क्या आ गया, माइनस क्यू आवेश द्वारा किया गया कार्य आ चुका है, इक्वेशन नंबर 3। चलो इसको आप 3 ही है, ये भी एक प्रकार की, कुछ नहीं किया अपन ने, इसे W1 को U1 ही बोला है। ये तो माइनस क्यू आवेश द्वारा किया गया कार्य आ गया। अब अपन द्विध्रुव के द्वारा, ये इस द्विध्रुव को यदि इसके अंदर अपन थीटा कोण में रख दिया, यानी द्विध्रुव को समांतर स्थिति से, कितनी स्थिति से, समांतर स्थिति से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, ये निकालना अपन तो कैसे निकालते हैं वो देखते हो ध्यान से। यदि मैं लिखूं, अब देखो ये जो स्थिति है द्विध्रुव की, कौन सी स्थिति है, समांतर स्थिति है ना, कोई कोण बना रहा है, कोई कोण बना रहा है, ये नहीं, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये क्या है, द्विध्रुव की दिशा है।
दोनों बीच में कोण कितना डिग्री बढ़ रहा है, 0 डिग्री बढ़ रहा है। यानी द्विध्रुव की समांतर स्थिति में विद्युत स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की समांतर स्थिति में -q आवेश पर किया गया कार्य, यदि समांतर स्थिति, दैट मीन्स थीटा का मान कितना है, थीटा मान कितना बेटा 0 डिग्री है, तो समीकरण 3 क्या बन जाएगा, समीकरण 3 अपना बन जाएगा u1 बराबर w1 बोल दो इसको चाहिए, तो क्या बनेगा माइनस का pe, और cos 0 का मान कितना होता है 1, तो u1 w1 का मान कितना है बेटा माइनस का p इंटू ई आ गया। इक्वेशन नंबर कितना है आपकी 4 नंबर इक्वेशन आ चुकी है। ये तो माइनस क्यू आवेश द्वारा क्या है कार्य निकाल लिया अपने। मान के चलो एक बार के लिए कि द्विध्रुव जो है वो समांतर स्थिति से थीटा डिग्री कोण पर घुमाने में क्या कार्य निकाल रहा हो। तो आपको याद हो तो इससे पहले वाला टॉपिक मैंने पढ़ा था, उस हमने कंडीशन की थी कि द्विध्रुव को समांतर स्थिति से थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य याद करना। कैसे याद करते हो आप जानते हो, द्विध्रुव को समांतर स्थिति से थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य कैसा कितना था बेटा। यदि इस कार्य को आपने W1 माना है, उस कार्य को आप W2 मान सकते हो, तो W2 का मान कितना है, इसका मान हम जानते हैं PE1 माइनस कोस थीटा। ये अपन ने पीछे वाले टॉपिक में किया था, उसका वापस रिवाइज कर देख सकते हो जाके, अपनी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। ये अपन ने निकाला था, इसको समीकरण नंबर क्या बोल दिया 5। यानी अपने को जब अनंत से इसको लेके आएंगे तो कुल इतना ही कार्य करना पड़ेगा। यानी समांतर स्थिति में कार्य का मान कितना होगा, समांतर स्थिति से थीटा को डिग्री घुमाएंगे, कार्य का मान कितना होगा 1 माइनस कोस थीटा, और माइनस क्यू आवेश ये अधिक काम करेगा इससे प्लस क्यू आवेश की तुलना में, क्योंकि इसका विस्थापन क्या हुआ अधिक हुआ, उसका मान कितना है W। तो कुल कार्य का मान कितना है बेटा, तो कुल कार्य निकालना आपको, कुल किया गया कार्य या ये क्या बोल सकते हैं कुल स्थितिज ऊर्जा। तो इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा U बराबर, अगर हम बोल सकते हैं इसको आपने U2 का है तो इसको आप बोल सकते हो U, इसको U1 का है इसको आप U2 बोल सकते हो। U बराबर U1 प्लस में U2, तो समीकरण 5 आ चुकी है, इसको हम बोल देते समीकरण 6। समीकरण 4 और 5 से मान किसमें लगेंगे, समीकरण 6 में। तो वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी बेटा अपने पास में U बराबर U1 का मान कितना है माइनस का PE, प्लस U2 का मान कितना है PE 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सोल्व करो, क्या बनेगा U बराबर माइनस का PE प्लस का PE माइनस का PE कॉस थीटा। देखो प्लस का PE माइनस का PE कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या बचेगी U बराबर माइनस का PE कोस थीटा। ये आपका फाइनल रिजल्ट है आ गया। यानी कुल स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा माइनस का PE कोस थीटा होगा। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, कहाँ गया उसकी हर एग्जाम में देखो जगह का मैं याद देता हूँ। चाहो इसको आप ऐसे U बराबर माइनस का P सदिश डॉट E सदिश, ये भी आप इसको लिख सकते हो। ये बिल्कुल इसी के बराबर आ गया। ठीक है, समीकरण 2 के लगभग क्या आ चुका है, ये बराबर आ चुका है। ठीक है, लगभग वही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको चाहो तो आप 8 बोल सकते हो। ये मेरी बात समझ आया होगा मेरे ख्याल से, आई होप सबको। फाइनल है, इसके अंदर 3 स्थितियां हैं, वो 3 स्थितियां देख लो, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, देखो 3 स्थिति पढ़ेंगे बेटा। स्थिति पहले तो क्या होगी आप जानते हो, यदि ये द्विध्रुव है इसको अपन समांतर स्थिति पे, समांतर स्थिति मतलब द्विध्रुव के 0 डिग्री कोण पर ज्ञात करने वाले हैं, कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने वाले हैं। जब द्विध्रुव है कितने डिग्री कोण पे रखा हुआ, वो 0 डिग्री कोण पर रखा हुआ, समांतर स्थिति में रखा हुआ हो, उस समय इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा। तो देखो कैसे कितना निकालेंगे इसका मान, तो भी निकालते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट, जब द्विध्रुव
द्विध्रुव थीटा बराबर 0 डिग्री पर हो। और ये अवस्था क्या कहलाती है बेटा इसकी, ये इस अवस्था को हम बोलते हैं स्थायी संतुलन की अवस्था। स्थायी संतुलन की अवस्था, यानी इस अवस्था में द्विध्रुव क्या होगा, स्थायी होगा, यानी इसको एक्स्ट्रा किसी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी। तो कंडीशन क्या होगी बेटा, कंडीशन होगी U बराबर, अपन समीकरण 7 से कर रहे हैं, समीकरण 7 से देखो थीटा का मान कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, तो माइनस का PE और थीटा मान कितना है 0 डिग्री, तो कोस 0, तो U का मान कितना है बेटा, U का मान अपने पास में आ गया, इंप्लाइज U का मान अपने पास में आ गया माइनस का PE। जब द्विध्रुव कितने डिग्री पर रखा हो, 0 डिग्री कोण पर रखा हुआ हो, तो स्थायी संतुलन की अवस्था में एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का PE। और ये एनर्जी क्या है, मैक्सिमम एनर्जी है, यानी स्थायी संतुलन की अवस्था में एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। ऊर्जा की वैल्यू क्या होती है, ऊर्जा, ये मैक्सिमम एनर्जी होती है स्थायी संतुलन की अवस्था में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस अवस्था के अंदर आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जरूरत है नहीं। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि द्विध्रुव के पास इतनी एनर्जी है, उसको एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट केस सेकंड क्या होता है, देखो जब द्विध्रुव है लंबवत स्थिति में रखा हो, जब द्विध्रुव लंबवत स्थिति पर हो, उस समय थीटा मान कितना बेटा, थीटा मान उस समय कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो समीकरण 7 से वैल्यू क्या आएगी, समीकरण 7 से अपन जानते हैं वैल्यू बढ़ेगी माइनस का PE और cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान होता है 0। तो वैल्यू बनेगी बेटा अपने पास में U बराबर 0, यानी ऊर्जा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, यानी किसी प्रकार की एनर्जी नहीं होगी। थर्ड कंडीशन इंपॉर्टेंट है, जब द्विध्रुव है 180 डिग्री के कोण पर स्थित हो, स्थित हो। तो समीकरण 7 क्या बोलते हैं बेटा, समीकरण 7 से इसकी वैल्यू बढ़ेगी U बराबर माइनस का PE cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है। तो वैल्यू क्या बनेगी बेटा, इसकी वैल्यू बनेगी इंप्लाइज माइनस का U बराबर माइनस का PE और माइनस का 1, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस। तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, एनर्जी वैल्यू आ गई प्लस का PE। अब देखो इस अवस्था को तो बोलते हैं स्थायी संतुलन की अवस्था, और इस अवस्था को बोलते हैं अस्थायी संतुलन की अवस्था। अस्थायी संतुलन की अवस्था, यानी जिस समय कोण 180 डिग्री होगा, अवस्था कौन सी होगी, अस्थायी संतुलन की अवस्था। और एनर्जी क्या होगी बेटा, एनर्जी आपकी होगी मिनिमम, सॉरी मैं मिस्टेक से गलत बोल दिया मैंने, स्थायी संतुलन की अवस्था में एनर्जी क्या होती है बेटा, आपकी मिनिमम होती है, और अस्थायी संतुलन की अवस्था में एनर्जी क्या होती है, आपकी मैक्सिमम होती है। इस समय तो एनर्जी होगी मैक्सिमम, और इस समय एनर्जी क्या होगी, मिनिमम, यानी कम से कम एनर्जी तो होगी स्थायी संतुलन की अवस्था में, और मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, अस्थायी संतुलन की अवस्था में एनर्जी होगी मैक्सिमम। क्वेश्चन एग्जाम में जब भी आया ऐसे आया है कि द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव की स्थायी तथा अस्थायी संतुलन की अवस्था ज्ञात कीजिए। तो स्थायी संतुलन की अवस्था को तो ये वाला बोलते हैं, और अस्थायी के लिए, तो ये ज्ञात करने के लिए आपको ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आपको ये क्लियर होगा। एनर्जी इस समय क्या होती है, मिनिमम, और इस समय एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। मिनिमम क्या होती है, मिनिमम इसलिए होती है कि जब द्विध्रुव होता है वो स्थायी अवस्था में समांतर रखा हुआ होता है, तो अपने को बाहर से कोई वर्क नहीं करना पड़ता, अपने को उसका ही करना ही नहीं पड़ता। तो उसको क्या चाहिए, उसको उस अवस्था में रहने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए, जो किससे मिल जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मिल जाती है। लेकिन यदि मान के चलो, यदि आप कंडीशन कुछ ऐसी कर दो, कंडीशन क्या कर दो, अपन ने क्या बोला है कि कोण का मान कितना डिग्री कर दो, 180 डिग्री, दैट मींस क्या है कि प्लस क्यू आवेश तो आ जाए यहाँ पे, और माइनस क्यू आवेश कहाँ चला जाए, यहाँ पे। यदि ऐसी अवस्था हो जाए बेटा, तो उस अवस्था में क्या होगा, उस अवस्था में ये होगा
प्लस क्यू आवेश तो कहाँ है, इधर रखा हुआ, बल किधर लगेगा, इस ओर लगेगा, और माइनस क्यू आवेश कहाँ है, बल किधर है, इधर। देखो आपस में देखो, इसका बल इधर, इसका बल इधर, यानी प्लस, ये बल आएगा प्लस क्यू ई, और ये बल कितना आएगा, माइनस का क्यू ई। टोटल बल कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये क्या स्थायी रह पाएगा क्या, ये स्थायी नहीं रह पाएगा। तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं, अस्थायी बोलते हैं। और इस समय एनर्जी क्या चाहिए, यानी यदि द्विध्रुव को इस अवस्था में रखना है तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मैक्सिमम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस कारण इसको एनर्जी क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, इसको एनर्जी क्या चाहिए, इसको मिनिमम चाहिए। ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ये अपना लास्ट टॉपिक था। इसके अंदर जितने न्यूमेरिकल है आप लोग खुद सोल्व करोगे, ठीक है। हमें स्टडी कंटिन्यू रखना है, जैसे नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपन नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा।